हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस पोर्शन को देखेंगे वो है लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। इससे पहले हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि वेस्पर थ्योरी क्या है और वेस्पर थ्योरी की अकॉर्डिंग ही हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। वेस्पर थ्योरी के आने के बाद ही हमें मालूम पड़ा कि लोन पेयर की वजह से किस तरह से बॉन्ड एंगल जो होते हैं मॉलिक्यूल के वो आइडियल शेप से डिस्टॉर्ट होके दूसरा एंगल बना लेते हैं और उनकी जो शेप होती है वो रेगुलर शेप से बिगड़ कर दूसरी शेप में चली जाती है। आज हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है। सभी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और शेप निकलने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वेस्पर के अकॉर्डिंग हमें नहीं मालूम पड़ पाई। पहली है, इट्स फेल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज़ होती थी उसके बारे में वेस्पर कुछ भी नहीं बता पाया। CH4 और NH4+ ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, उसके बावजूद भी उनकी शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए वेस्पर ने कोई डिटेल थ्योरी नहीं दी। एंड ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, और हमारे जितने भी ट्रांजिशन मेटल के जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में के पार्ट नहीं होते हैं, हम डायरेक्ट उनकी जो शेप निकालते हैं वो स्क्वायर, प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल निकालते हैं। तो जो उनकी शेप आती है वो कैसे आती है उसको प्रिडिक्ट ये नहीं कर पाया वेस्पर थ्योरी में। जो नाइहोम और ग्लिप्सिम थे वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। दिस मॉडल डज नॉट टेक रिलेटिव साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और हमारे जितने भी सेंट्रल मेटल होते थे उसके चारों तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होते थे उनके जो साइजेस होते थे वो अगर अलग हैं या एक जैसे हैं तो वो उसमें साइज उसकी ज्योमेट्री में क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये वो नहीं बता पाया। तीसरी जो चीज़ थी, अनेबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग की वजह से भी वो ये नहीं बता पाया कि किसी की अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर उसकी शेप या ज्योमेट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आप देखिए, एक जो चीज़ थी, हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को निकाला उसमें हमने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखा। हमने सिर्फ ये कहा कि वहाँ बॉन्ड पेयर या लोन पेयर प्रेजेंट है और उसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री फ़र्क होती है। लेकिन आज हम एक दूसरा पोर्शन देखेंगे जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद इसकी जो ज्योमेट्री आनी चाहिए वो टेट्राहेड्रल आनी चाहिए, और इसका जो पेयर अरेंजमेंट आता है वो इसका ट्राइगोनल पिरामिडल आता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर कॉज द स्लाइट डिस्टॉर्शन फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट से लेके वो 107 to 102 तक चला जाता है उसका एंगल। रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इज लेस इन Fe3 देन इन NH3। आप देखिए यही चीज़ अगर हम NH3 लग रहा है तो उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 रहेगा। लेकिन अगर ये सेम टाइप का मॉलिक्यूल NF3 है, नाइट्रोजन फ्लोराइड है, लेकिन उसका बॉन्ड एंगल गिरते गिरते 102 तक आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से कहीं ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन क्या करेगा कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी इस लाइन में, मतलब जो नाइट्रोजन से फ्लोरीन के बीच में जो एंगल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे वो अपनी तरफ खींच लेगा। और ऐसा करने से क्या होता है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ये भी ऐसा ही करेगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई और इनके बीच भी रिपल्शन होना शुरू हो जाता है। हमने जो कैलकुलेट किया था रिपल्शन वो यही इसी लोन पेयर से इसी बॉन्ड पेयर के बीच में किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दो रिपल्शन भी काम करने लग जाते हैं और इस वजह से जो इसका एंगल होता है वो थोड़ा और गिर जाता है और इसका जो एंगल होता है 102 तक चला जाता है। ऐसे ही केस में अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में देखूं, 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ जिनॉन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो आती है वो पेंटागोनल बायपिरामिडल आती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर, लेकिन अगर एक्चुअल शेप जो आती है वो उसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप आती है।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। इसी वजह से इसमें जो ये देखिए आप, ये इसके यहाँ पर भी जिनोन और फ्लोरीन दो चीज़ें आ गई। फ्लोरीन के आने की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है और इसका जो एंगल होता है वो और भी ज़्यादा आगे चला जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने सारे ही एग्जाम्पल्स को कवर किया है। अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड देखें 2 आ रहे हैं पहले केस में, लोन पेयर वहाँ कुछ भी नहीं है। और उसके पर अगर हम नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड देखें तो भी 2 ही होंगे क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है वही उसका चार्ज क्लाउड है, तो रेगुलर शेप आएगी लीनियर। अब अगर मैं बात करूँ 3 बॉन्ड पेयर और कोई चार्ज लोन पेयर नहीं है तो कोई चार्ज क्लाउड भी नहीं होगा, तो उसकी शेप आएगी ट्राइगोनल। लेकिन जैसे ही मैंने एक लोन पेयर प्रेजेंट कर दिया तो उसकी शेप हल्की सी बिगड़कर बेंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मेरे 4 बॉन्ड पेयर है तो उसका जो क्लाउड होगा वो बिल्कुल फ्री है लोन पेयर से, तो उसकी रेगुलर शेप टेट्राहेड्रल आएगी। एक लोन पेयर आने से उसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी। 2 लोन पेयर आने से उसकी शेप बेंट आएगी। तो आप देखिए एक ही फैमिली के तीनों एग्जाम्पल है, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन लोन पेयर की वजह से सबकी जो स्ट्रक्चर्स है वो बदलती जा रही है। इसी तरीके से आप ये देखिए ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी शेप सबकी बदलती जा रही है। पहले केस में किसी किस्म का लोन पेयर एटमॉस्फेयर नहीं है तो रेगुलर शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी। दूसरे में जैसे ही एक आया तो सीसॉ टाइप की स्ट्रक्चर हो गई, 2 आए तो टी शेप हो गई और 3 आए तो बिल्कुल लीनियर हो गई। मतलब जैसे जैसे इनका क्लाउड बढ़ता जाएगा लोन पेयर का, वैसे वैसे उसकी शेप भी अलग होती जाएगी। इसके बाद देखिए ये भी एक ही फैमिली के हैं सब के सब, और यहाँ पर भी सब में जो चार्ज क्लाउड है वो 6 होना चाहिए, लेकिन अगर वो चार्ज क्लाउड विदाउट लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल शेप है, अगर वो एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल है, और अगर 2 लेन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर है। तो यहाँ पर भी जो शेप होती है वो बदलती जाती है। इस तरीके से आज हमने देखा कि जो शेप होती है वो किस तरीके से फ़र्क करता है और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी उसके क्या क्या उसके शेप के डायमेंशंस होते हैं। थैंक यू वेरी